In this video, I'm going to talk about the pharmacology of tocolytic drugs. अब tocolytic drugs are the drugs that are the uterine relaxants. वो जो यूट्रस के मसल्स होते हैं, स्मूथ मसल्स इन द वॉल ऑफ द यूट्रस, दीज आर कॉन्ट्रैक्टाइल इन नेचर, और उनकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी को जो ड्रग्स डिक्रीज करती हैं उनको हम कहते हैं दीज आर टोकोलिटिक्स. अब सबसे पहले देयर आर मल्टीपल ड्रग्स that are included in the tocolytic pharmacology, for example calcium channel blockers, magnesium sulfate, indomethacin etc. इनको हम स्टडी करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम मैकेनिज्म भी देखेंगे इसका. सो फर्स्ट मैकेनिज्म इज दैट द फर्स्ट ड्रग इज द कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स. कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में हमारे पास देयर इज निफेडिपिन, निकार्डिपिन, वेरापेमिल. अब मैकेनिज्म क्या है कि क्या नाम से शो हो रहा है, कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करेंगी. कैल्शियम चैनल के ब्लॉक करने से क्या होगा, उसके लिए हम रेफर करते हैं मैकेनिज्म डायग्राम को. कैल्शियम चैनल्स हमारे पास प्रेजेंट हैं यहाँ पे. जब कैल्शियम यहाँ से अंदर जाता है एंड इट गोज टू द इनसाइड ऑफ द सेल, तो कैल्शियम के लेवल्स इंक्रीज करते हैं. वो कैल्शियम के लेवल्स MLCK को, मायोसिन लाइट चेन काइनेज को स्टिमुलेट करते हैं. जब ये स्टिमुलेट होता है तो हमारे पास मायोसिन एक्टिन स्लाइडिंग होती है. वो जब स्लाइडिंग होगी तो हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन डेवलप होती है विद इन द सेल. अब कैल्शियम तो ये रोल परफॉर्म कर रहा है, लेकिन हमने कैल्शियम चैनल को अगर ब्लॉक कर दें तो यहाँ से कैल्शियम अंदर नहीं जाएगा, ये वाला मैकेनिज्म कैंसल आउट हो जाएगा. कैल्शियम इंट्रासेलुलर कंसंट्रेशन इंक्रीज नहीं होगी, ये वाला मैकेनिज्म कैंसल आउट हो जाएगा. मायोसिन लाइट चेन काइनेज एक्टिवेट नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी, तो एज अ रिजल्ट एक रिलैक्सेंट इफेक्ट आएगा हमारे पास. सो दैट इज हाउ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आर एक्टिंग इन द बॉडी. एडवर्स इफेक्ट्स, मैटरनल साइड पे एडवर्स इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं. अब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आर मेन, बहुत सारे कैल्शियम चैनल्स प्रेजेंट हैं इन द बॉडी, long lasting calcium channels etc etc. So hypotension is one of the main effects that are associated with calcium channel blockers. हम mainly use भी hypertension की ट्रीटमेंट में करते हैं. तो अगर हम ज़्यादा डोज दे देंगे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की तो हाइपोटेंशन हो जाएगी पेशेंट को. हाइपोटेंशन की वजह से हेडेक भी हो सकता है, फ्लशिंग. अब हाइपोटेंशन कैसे होती है, वो वेजोडाइलेशन की वजह से होती है. वेजोडाइलेशन का क्या इफेक्ट है कि फ्लशिंग. अब वेजोडाइलेशन होगी तो स्किन में फॉर एग्जांपल हमारे पास वेजोडाइलेशन हुई है, स्किन का जो फ्लूइड है ना, फ्लूइड ब्लड से टुवर्ड्स द सेल मूव करेगा, तो टुवर्ड्स द सेल मूव करेगा तो स्वेटिंग की एक फीलिंग आएगी, एक फीलिंग प्रेजेंट होगी, सिम्टम प्रेजेंट होगा, तो उसको हम कहते हैं फ्लशिंग. एंड एसोसिएटेड विद नोजिया एज वेल. प्रिकॉशन हम यूज़ करते हैं कि कंबाइंड थेरेपी विद बीटा माइमेटिक और MGSO4 शुड बी अवॉइडेड. तो बीटा माइमेटिक और MGSO4 दीज आर द ड्रग्स दैट आर ऑल्सो रिलैक्सेंट इन नेचर. तो अगर हम तीन रिलैक्सिंग ड्रग्स को साथ दे देंगे तो एडवर्स इफेक्ट कितनी ज़्यादा एडवर्स प्रोफाइल हो जाएगी. तो इसीलिए हम 3 ड्रग्स को देने से अवॉइड करते हैं. सेकेंड इज द मैग्नीशियम सल्फेट. मैग्नीशियम सल्फेट का मैकेनिज्म क्या है, इट इज अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन ऑफ कैल्शियम आयन. अब मैग्नीशियम इज ऑल्सो positively charged and it competes with calcium ion to get inside the cell. So calcium it decreases the calcium influx inside the cell. Second is that it decreases acetylcholine release at motor end plate. acetylcholine की वजह से अगले सेल जो मस्कुलर जंक्शन होता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, वहाँ पे जो पोस्ट साइनेप्स न्यूरॉन होता है या पोस्ट साइनेप्स सेल होता है हमारे पास, जहाँ पे स्मूथ मसल सेल है, वहाँ पे एसिटाइलकोलिन जाके कैल्शियम की रिलीज करवाता है. तो वो कैल्शियम की रिलीज नहीं होगी. जब कैल्शियम की रिलीज नहीं होगी तो सेम इफेक्ट हमारे पास आएगा कि जब कैल्शियम रिलीज नहीं होगा, जब कैल्शियम इनसाइड द सेल इंट्रासेलुलर कंसंट्रेशन ज़्यादा नहीं होगी कैल्शियम की, तो हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी. तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी तो रिलैक्सिंग इफेक्ट आएगा हमारे पास. दूसरा मैकेनिज्म डायरेक्ट डिप्रेसेंट एक्शन ऑन यूट्राइन मसल, और डायरेक्टली वो भी डिप्रेस कर रहा है, उसको रिलैक्स कर रहा है यूट्राइन मसल को. डोजेज की अगर बात करें, टोकोलिटिक इफेक्ट इज पुअर. मैग्नीशियम सल्फेट इज अ वेरी पुअर टोकोलिटिक, वेनिशेस व्हेन ड्रग इज डिसकंटिन्यूड. ड्रग जो है हम IV देते हैं ताकि उसकी बायोअवेलेबिलिटी ज़्यादा हो और उसका इफेक्ट जल्दी से प्रोड्यूस हो. लेकिन जब हम एडमिनिस्टर करना शुरू करते हैं और जब हम एडमिनिस्टर करना बंद करते हैं ना ड्रग को, मैग्नीशियम सल्फेट को, उसकी IV एडमिनिस्ट्रेशन खत्म कर देंगे तो साथ ही उसका इफेक्ट वैनिश हो जाएगा. तो इसीलिए इसको हम ऑन द स्पॉट यूज़ करते हैं और लॉन्ग टर्म इफेक्ट के लिए इसको हम यूज़ नहीं करते. एडवर्स इफेक्ट दैट आर एसोसिएटेड विद आर मैटरनल एंड न्यूनेटल. मैटरनल इफेक्ट्स आर फ्लशिंग, हेडेक. फ्लशिंग सेम इफेक्ट, हेडेक, मसल वीकनेस एंड एडिमा ड्यू टू परफ्यूजन ऑफ द फ्लूइड. न्यूनेटल, अब इन द बेबी क्या इफेक्ट्स आ सकते हैं, देयर इज लिथार्जी, हाइपोटोनिया, मसल की जो टोन है वो डिक्रीज कर सकती है, लिथार्जी, थकावट. रेस्पिरेटरी डिप्रेशन ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट ऑन द रेस्पिरेशन.
सेकेंडली हमारे पास कॉन्ट्रा इंडिकेशन अगर बात करूँ, पेशेंट्स विद माइस्थीनिया ग्रेविस एंड इम्पेयर किडनी। किडनी का इफेक्ट ये है कि किडनी से ना उसकी क्लियरेंस नहीं होगी मैग्नीशियम सल्फेट की, तो उसकी अवेलेबिलिटी इंक्रीज होगी और टॉक्सिक प्रोफाइल हमारे पास मिलेगी। माइस्थीनिया ग्रेविस एक ऐसा डिजीज है इन विच देयर इज अ, क्या कह सकते हैं, इन विच हमारे पास न्यूरॉन आता है और उसके आगे सेल प्रेजेंट है, स्मूथ मसल सेल। अब ये साइनैप्स की डिस्ट्रक्शन होती है, तो हमारे पास आगे इफेक्ट ट्रांसफर नहीं होता न्यूरॉन से, हमारे पास स्मूथ मसल स्टिमुलेट नहीं होता। तो हम माइस्थीनिया ग्रेविस में ये सिचुएशन होती है, तो हमें कैल्शियम वो मैग्नीशियम सल्फेट देने का कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। सो दैट इज़ हाउ मैग्नीशियम सल्फेट इज एक्टिंग इन द बॉडी। नेक्स्ट ड्रग जो है हमारे पास इंडोमेथासिन है। इंडोमेथासिन इज अ साइक्लोऑक्सीजिनेज इनहिबिटर, और साथ साथ हमारे पास सेल्डिनेक भी है। सेल्डिनेक इज एन अनदर एनसेड एंड इट इज ऑल्सो यूज। अब इसका सेल्डिनेक का फ़ायदा ये है कि प्लेसेंटल ट्रांसफर नहीं है, तो इसकी एडवर्स इफेक्ट इन द बेबी कम होंगे, प्लेसेंटा से मदर से उसमें नहीं जाएंगे, बेबी में नहीं जाएंगे। सो एज अ रिजल्ट सेल्डिनेक के हमारे पास एडवर्स इफेक्ट्स कम होंगे। सो इट इज़ a better drug than indomethacin. Both are cyclooxygenase inhibitor. NSAIDs जो है वो सारी cyclooxygenase inhibitors होती हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें, डिक्रीज द सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स, डिक्रीज इंटरसेलुलर फ्री कैल्शियम, डिक्रीज MLC के कंसंट्रेशन एक्टिवेशन, डिक्रीज कॉन्ट्रैक्शन। कैसे? प्रॉपर स्टडी अगर हम करें इस इफेक्ट को, तो हमारे पास सबसे पहले देयर इज प्रोस्टाग्लैंडिन जो बन रहा है एराकिडोनिक एसिड से। प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो स्टिमुलेट करता है मसल की कॉन्ट्रैक्शन को। कैसे? IP3 को स्टिमुलेट करता है, कैल्शियम रिलीज होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, कैल्शियम कॉम्प्लेक्स जो है वो MLC को स्टिमुलेट करता है और कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट आता है। लेकिन एराकिडोनिक एसिड जो है यहाँ पे कॉक्स मैकेनिज्म के थ्रू हमारे पास स्टिमुलेट हो रहा होता है, बन रहा होता है प्रोस्टाग्लैंडिन। तो एराकिडोनिक एसिड कॉक्स पाथवे के थ्रू प्रोस्टाग्लैंडिन बनाता है, लेकिन हमने कॉक्स इनहिबिटर दिया, तो जब इनहिबिटर दिया तो जब एराकिडोनिक एसिड से प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेगा, क्योंकि कॉक्स इनहिबिटर दिया हुआ है, तो प्रोस्टाग्लैंडिन इनसाइड द सेल मूव नहीं करेगा, वो IP3 को स्टिमुलेट नहीं करेगा। ये IP3 स्टिमुलेट नहीं होगा, IP3 नहीं स्टिमुलेट हुआ, नहीं बना, उसके लेवल्स नहीं इंक्रीज हुए, तो कैल्शियम नहीं रिलीज होगा फ्रॉम द सेल, फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द सेल। सो यहाँ से कैल्शियम रिलीज नहीं होगा, ये स्टिमुलेट नहीं होगा, मायोसिन लाइट चेन काइनेज को स्टिमुलेट नहीं करेगा, मायोसिन एक्टिन कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी, तो हमारे पास रिलैक्सेंट इफेक्ट आएगा यहाँ पे। सो दैट इज हाउ कॉक्स इनहिबिटर्स आर वर्किंग इन प्रोवाइडिंग अ रिलैक्सिंग इफेक्ट। साइड इफेक्ट्स की बात करूँ तो मैटरनल इन द मदर देयर कैन बी हार्टबर्न, एस्थमा ड्यू टू रेस्पिरेटरी, नॉन सेलेक्टिव बाइंडिंग ऑफ द इंडोमेथासिन ऑन द रेस्पिरेटरी सिस्टम, GI ब्लीडिंग, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, रीनल इंजरी। GI ब्लीडिंग क्यों है? ब्लीडिंग, अब हमने साइक्लोऑक्सीजनेज इनहिबिटर्स पढ़े कि वो इनहिबिट करते हैं प्लेटलेट एग्रीगेशन को। प्लेटलेट एग्रीगेशन नहीं होगी तो हल्का सा भी जो अफेक्ट है ब्लीडिंग अफेक्ट्स, अगर हुई ब्लीडिंग तो हमारे पास देयर कैन बी नो स्टॉपेज ऑफ दैट ब्लीडिंग, और एज अ रिजल्ट हमारे पास GI ब्लीडिंग का इफेक्ट आ सकता है। Thrombocytopenia due to the bleeding effect, renal injury due to the same side effects of the indomethacin. Contraindications की बात करें, हेपेटिक डिजीज, अगर किसी बंदे को हेपेटिक डिजीज है, लिवर उसका डिसफंक्शनल है, कोई फंक्शन कुछ फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा, तो मेटाबॉलिज्म अफेक्ट होगी उसकी, और एज अ रिजल्ट इंडोमेथासिन टॉक्सिसिटी हो सकती है बॉडी में। तो जिस बंदे को हेपेटिक डिजीज है उसको हम ये ड्रग नहीं देंगे। पेप्टिक अल्सर क्यों? बिकॉज ऑफ द साइक्लोऑक्सीजनेज इनहिबिटिंग इफेक्ट ऑफ द इंडोमेथासिन, उसके साथ साथ कोएगुलेशन डिसऑर्डर्स, और प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो भी इफेक्ट जो परफॉर्म करते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो हैं उसकी इनहिबिशन से हमारे पास नहीं होगा, क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर प्रोवाइडिंग अ साइटोप्रोटेक्टिव रोल। सो साइटोप्रोटेक्टिव रोल जब नहीं होगा तो हमारे पास पेप्टिक अल्सर का इफेक्ट आएगा। सेकेंडली हमारे पास कोएगुलेशन डिसऑर्डर्स, क्योंकि हमारे पास कोएगुलेशन हो नहीं रही, प्लेटलेट एक्टिवेशन नहीं होगी, क्योंकि साइक्लोऑक्सीजनेज इनहिबिटिंग इफेक्ट दिया हुआ हमने। नेक्स्ट इज नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड इज सिंपली अ रिलैक्सेंट, इज अ पोटेंट, मतलब एक तो वेजोडाइलेटिंग इफेक्ट भी होता है, तो ये मतलब वेजोडाइलेटिंग मतलब रिलैक्सिंग इफेक्ट ना, तो पोटेंट रिलैक्सिंग इफेक्ट देता है हमें नाइट्रिक ऑक्साइड। फॉर्मुलेशन ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट GTN। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इट इज अ स्मूथ मसल रिलैक्सेंट। साइड इफेक्ट्स, इट मे कॉज सर्वाइकल राइपनिंग और हेडेक परफॉर्म, ये उसकी एडवर्स प्रोफाइल टॉक्सिसिटी की वजह से आ सकती है। नाइट्रिक ऑक्साइड का मैकेनिज्म अगर हम समझे तो नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो इट अफेक्ट्स द साइक्लिक GMP लेवल्स। अब
जीटीपी अगर हो या एटीपी हो वो तो स्टिमुलेट करता है एमएलसीके को, लेकिन अगर जीएमपी हो, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज अ जो एनर्जी प्रोवाइड करता है, जीएमपी मोनोफॉस्फेट्स एनर्जी मतलब प्रोवाइड कर ही नहीं सकते। सो एज ए रिजल्ट अगर सीजीएमपी के लेवल्स इंक्रीज होंगे तो हमारा मायोसिन लाइट चेन काइनेज एक्टिवेट नहीं हो सकेगा, क्योंकि एनर्जी प्रेजेंट ही नहीं है। इट्स अ नेगेटिव फीडबैक इफेक्ट ऑन एमएलसीके। सो एज अ रिजल्ट कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी तो हमारे पास स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी, यूट्राइन मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी। उसके साथ साथ देयर मे बी साइड इफेक्ट्स इंक्लूड सर्वाइकल राइपनिंग एंड आई थिंक दिस इज सर्विक्सल राइपनिंग मे बी, क्योंकि एडवर्स इफेक्ट है, और हेडेक। ऑक्सीटोसिन एंटागोनिस्ट जो हमारे पास नेक्स्ट हैं, ऑक्सीटोसिन एंटागोनिस्ट क्या करते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें, ब्लॉक मायोमेट्रियल ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स। एंटागोनिस्ट है तो रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे। इनहिबिट्स इंट्रासेलुलर कैल्शियम रिलीज, प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज, इनहिबिट्स मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। कैसे प्रॉपर्ली अगर हम स्टडी करें, ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, जो ऑक्सीटोसिन का रिसेप्टर है उसके ऊपर ऑक्सीटोसिन आके बाइंड करता है। अब ये प्रेजेंट नहीं है, जब ऑक्सीटोसिन नॉर्मल बाइंड करता है रिसेप्टर पे तो IP3 को इंक्रीज करवाता है, IP3 कैल्शियम रिलीज करवाता है, कैल्शियम रिलीज करके MLCK को इंक्रीज करवाता है, MLCK हमारे पास मायोसिन एक्टिन स्लाइडिंग करवाता है और कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट आता है। लेकिन हमारे पास ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट दिया हुआ है तो ऑक्सीटोसिन का इफेक्ट होगा ही नहीं, एंटागोनिस्ट दिया, ये रिसेप्टर ब्लॉक है, IP3 नहीं इंक्रीज होगा, कैल्शियम नहीं रिलीज होगा, कैल्शियम नहीं होगा इंट्रासेलुलर लेवल, तो MLCK स्टिमुलेट नहीं होगा, MLCK स्टिमुलेट नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी तो एक रिलैक्सिंग इफेक्ट आएगा हमारे पास। सो दैट इज हाउ ऑक्सीटोसिन एंटागोनिस्ट आर वर्किंग। एग्जांपल एटिसोबैन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमने देख लिया। साइड इफेक्ट्स इंक्लूड नोजिया, वॉमिटिंग एंड चेस्ट पेन ड्यू टू नॉन सेलेक्टिव इफेक्ट्स। डोज जो है वो इसकी इन्फ्यूजन जाती है। बीटा माइमेटिक्स की अगर बात करूँ तो बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर इनहिबिटर्स, नॉट इनहिबिटर्स, बीटा माइमेटिक्स इंक्लूड टर्ब्यूटालिन, एरोटोड्रिन, आइसोसक्सपेरिन, इफेक्टिव फॉर 48 आवर्स, मतलब लॉन्ग टर्म यूज़ कर सकते हैं आप। ये काइनेटिक्स जो है थोड़ी इजी है याद रखना कि मैग्नीशियम सल्फेट को हम लॉन्ग टर्म नहीं यूज़ कर सकते, बीटा माइमेटिक्स को हम लॉन्ग टर्म यूज़ कर सकते हैं। टू अलाउ टाइम फॉर स्टेरॉइड एंड एंटीबायोटिक्स टू वर्क। अब यहाँ पे किस तरह का हम एक्शन चाह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल अगर देयर इज इन्फेक्शन इन द यूट्राइन तो हम चाहते हैं कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ना हो। क्यों कॉन्ट्रैक्शन ना हो? क्योंकि हमारे पास जो ड्रग है वो फिर वहाँ से यूट्रस से रिमूव हो जाएगी, वो एक्सक्रीट हो जाएगी। तो हम चाहते हैं कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ना हो, तो हमने बीटा माइमेटिक दिया, बीटा माइमेटिक ने कॉन्ट्रैक्शन को इनहिबिट किया, रिलैक्स करवा के रखा, हमने ड्रग उस एडमिनिस्टर की, उसको एंटीबायोटिक एडमिनिस्टर की ऑन द वॉल, वो अपना इफेक्ट देगी। तो फिर 48 आवर्स बाद हमारे पास बेशक कॉन्ट्रैक्शन हो भी जाए तो उतनी देर में एंटीबायोटिक अपना काम कर जाएगी, और स्टेरॉइड भी दी हुई तो वो भी काम कर जाएगी। सो दैट इज एन एडिशनल इफेक्ट दैट वी आर स्टडिंग हियर ऑफ द बीटा माइमेटिक्स। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इंक्लूड्स, डायरेक्ट स्टडी करते हैं, एक्टिवेशन ऑफ इंट्रासेलुलर एंजाइम्स, एडेनाइल साइक्लेज, साइक्लिक एएमपी काइनेज, in decreased intracellular free calcium, decreased MLCK activation, same effects। अब ये देखते हैं बीटा माइमेटिक ड्रग्स, जी प्रोटीन रिसेप्टर इफेक्ट है इसका, जी प्रोटीन इफेक्ट वो जो है देयर इज अ नेगेटिव इफेक्ट, वो एडेनाइल साइक्लेज की एक्टिविटी को इंक्रीज करवाते हैं। एडेनाइल साइक्लेज क्या है कि जो बॉडी में एनर्जी पड़ी होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एटीपी को एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट करवाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट करवाएगा तो हमारे पास सेल के अंदर की एनर्जी वो कम हो जाएगी, तो सेल के अंदर एनर्जी ही नहीं रहेगी तो हमारे पास मतलब MLCK स्टिमुलेट नहीं हो सकेगा, MLCK स्टिमुलेट नहीं होगा तो हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी तो हमारे पास रिलैक्सिंग इफेक्ट आएगा। ये सिंपली एक मेटाबॉलिक इफेक्ट कह सकते हैं इसको हम कि एडेनाइल साइक्लेज एंजाइम की एक्टिविटी ज़्यादा करवा रहा है, तो एंजाइम एनर्जी रिजर्व्स खत्म कर रहा है इनसाइड द सेल। सो डोज इज अ लॉन्ग हाफ लाइफ, ठीक है, prolonged administration के लिए दे सकते हैं, and it has also less side effects. Side effects also, some side effects include maternal, fetal and neonatal. Maternal effects include headache, palpitation and tachycardia due to the non-selective binding beta mimetic effect है। तो headache आ सकता है, palpitation due to the stimulation effect on the CVS, tachycardia same CVS पे effect, pulmonary edema, hypotension and it can cause even death. So इसकी monitoring बहुत important है। फीटल लाइफ में हमारे पास टैकीकार्डिया हो सकता है, नॉन सेलेक्टिव सीवीएस इफेक्ट की वजह से हार्ट फेलियर हो सकता है। नियोनेटल इफेक्ट में हमारे पास हाइपोग्लाइसीमिया, मेटाबॉलिक इफेक्ट, इंट्रावेंट्रिकुलर डैमेज। अब नियोनेट्स में हमारे पास हार्ट जो है वो
अब ऑब्वियसली न्यू बॉर्न है तो उसकी वॉल इतनी स्ट्रांग नहीं होती, तो वो पॉजिटिव इफेक्ट ऑन हार्ट को वो सर्वाइव नहीं कर सकता, तो इसीलिए हमारे पास ये इफेक्ट आ रहा है. सो दैट इज इट अबाउट द फार्माकोलॉजी ऑफ टोकोलिटिक ड्रग्स अलॉन्ग विद देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस.